हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके जोन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कांस्टेबल का जो 10 प्रश्न और नया पार्ट ऐड हुआ है, घरेलू हिंसा, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस किसे कहते हैं, घरेलू हिंसा क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार इसकी परिभाषा पे बात करते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में व्यवहार का वह तरीका, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, अर्थात व्यक्तिगत संबंधों में व्यवहार का वह तरीका जो अपने अंतरंग इंटीमेट पार्टनर, अपने अंतरंग साथी पर सख्ती व नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है, घरेलू हिंसा कहलाती है। अब देख लिए घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। मतलब घरेलू हिंसा वो है जो किसी व्यक्तिगत संबंधों में व्यवहार का वह तरीका, कोई भी संबंध हो, किसी भी व्यक्तिगत संबंध का मतलब है कोई भी हो सकती है। जैसे अपनी एक पति पत्नी का संबंध हो, एक महिला हो, माँ और बेटे का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, किसी भी तरह का कोई भी संबंध, व्यक्तिगत संबंध हो, कोई भी संबंध हो, उसके बीच में जो व्यवहार करने का तरीका, बात करने का तरीका, ये उसके साथ में फिजिकली व्यवहार या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, किसी तरीके से बात करने के तरीके से, किसी भी तरीके से व्यवहार का वह तरीका जो अपने अंतरंग साथी पर शक्ति व नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता हो। अगले अपने साथी को लगे कि ये अपने व्यवहार से मुझ पर नियंत्रण करना चाहता है या मुझ पर अपने शक्ति दिखाना चाहता है, तो मतलब वो घरेलू हिंसा कहलाती है। तो मगर अगर किसी को लगे कि ये अपनी बातों से या मुझ पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, कोई भी व्यक्तिगत संबंध में सारे आ जाते हैं। और इवन अभी जो अमेंडमेंट किया था इसमें घरेलू हिंसा वायलेंस में, उसमें उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में भी वो भी ऐड कर दिया। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उसको लगे कि ये अपनी बातों से या अपने जो फैसले आप खुद पे थोप रहा है और मुझ पे नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है, तो वह घरेलू हिंसा समझ सकती है। तो इसको घरेलू हिंसा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, व्यक्तिगत संबंधों में व्यवहार का वह तरीका, पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो अपने अंतरंग साथी पार्टनर पर शक्ति व नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है, घरेलू हिंसा कहलाता है। अब ये व्यवहार का यह तरीका किस रूप में हो सकता है, व्यवहार का वह तरीका शारीरिक रूप से भी हो सकता है, लैंगिक रूप से भी हो सकता है, भावनात्मक रूप से भी होता है। अगले की भावनाएं याद करके भी उसको ये ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो नियंत्रण स्थापित कर रहा है। तो एक शारीरिक रूप से, लैंगिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रभावित करने वाला हो सकता है। अगर कोई जॉब करती है, कोई किसी की पत्नी जॉब करती है और वो उस पर आर्थिक रूप से भी दबाव डालता है, जैसे उसकी सैलरी ले लेता है या उसको जॉब छोड़ने पे मजबूर कर देता है, बाहर जाने से मना करता है, जॉब करने से मना करता है, तो उसको लगता है कि वो मुझ पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, तो वो भी एक प्रकार की घरेलू हिंसा है। तो व्यवहार का तरीका में कौन कौन से आएंगे, एक तो शारीरिक रूप से भी हो सकता है, लैंगिक रूप से भी व्यवहार, भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, आर्थिक रूप से भी प्रभावित करने वाला हो सकता है। यह न केवल वैवाहिक बल्कि गैर वैवाहिक संबंधों में रह रही महिलाओं के साथ भी हो सकता है। पहले इसमें सिर्फ वैवाहिक महिलाओं से संबंधित था, लेकिन अभी जब अमेंडमेंट किया था तो इसमें गैर वैवाहिक संबंधित महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में घरेलू हिंसा महिलाओं पर होने वाले अपराधों में सबसे प्रमुख है। भारत में अपना जो समाज है उसमें ज़्यादातर जो है वो समाज पितृसत्तात्मक समाज है, जिसमें घरेलू हिंसा महिलाओं पर होने वाले अपराधों में सबसे प्रमुख, महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध होते हैं उसमें घरेलू हिंसा सबसे प्रमुख हिंसा है। और ये लगभग लगभग सभी घरों में होती है। घरेलू हिंसा है वो लगभग लगभग सभी घरों में होती है, जिसकी वजह से कुछ तो डर की वजह से वो बता नहीं पाते हैं और कुछ है जो बता देते हैं इस बारे में। सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिवेदन, भारत में महिला एवं पुरुष, मतलब प्रतिवेदन का नाम है भारत में महिला एवं पुरुष। ये जारी किसने किया था, ये जारी किया था सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह जारी किया गया था। भारत में महिला एवं पुरुष 2015 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अनुसार महिलाओं पर होने वाले अपराधों में 36% हिंसा घरेलू से संबंधित है। महिलाओं पर होने वाले अपराधों में 36% हिंसा तो सिर्फ एक घरेलू से, बहुत प्रकार की हिंसा होती है जिसमें सिर्फ घरेलू की हिंसा 36% है। समाज में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लाया गया था। जब समाज में ये हिंसा बहुत बढ़ने लग गई तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लाया गया था लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए।
तो ये किस लिए लाया गया था? तो ये इसका मेन कारण है लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लगाया। तो पहला प्रश्न ये बनता है इसमें कि घरेलू हिंसा हिंसा है जो संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था। और ये हमने जो पहले प्रश्नों वाली जो सीरीज में चर्चा की थी उसमें भी हमने इस पर बात की थी। और ये लागू कब हुआ था? ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। तो इसमें दोनों भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? तो वो 2005 में पारित किया गया था। और जो लागू कब किया गया था? तो लागू किया था 26 अक्टूबर 2006 को। दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं और दोनों ही चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने 20-30 प्रश्नों की चर्चा की थी। वुमेंस एंड जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम है उनके बारे में हमने जो कुछ प्रश्नों की चर्चा की थी उसमें हमने सारे प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलो अगली बात पे चलते हैं। अब इसमें प्रमुख बिंदु क्या है? तो अगर ये प्रमुख बिंदु की बात करें, इस जो है वो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 और जो 26 अक्टूबर को लागू हुआ था। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के जो प्रमुख बिंदु है उस पर बात करेंगे। इसमें ये जो आप इस पर गौर मत कीजिए, विस्तृत अध्ययन अपेक्षित नहीं है, इस पर नहीं है। हम बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे इसके बारे में। तो हम अगले वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे इसके बारे में डिटेल से। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को वापस डिटेल में पढ़ेंगे एक बार। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो महिलाओं शब्द की विस्तृत व्याख्या जिसमें सभी महिलाएं शामिल है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में यह कहा गया है कि महिला शब्द की विस्तृत व्याख्या है जिसमें सभी महिलाएं शामिल है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अधिनियम उन सभी महिलाओं को संरक्षण उपलब्ध करवाता है जो आरोपी के साथ किसी भी रिश्ते में रह रही है या रह चुकी है या इस प्रकार की है रेस्ट्रिक्टिव के साथ लागू होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसका नाम ही संरक्षण है। मतलब ये होता है कि प्रोटेक्टेड, ये महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है, ये सजा नहीं दिलाता। ये महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 ये महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है और उन सभी इस अधिनियम में उन सभी महिलाओं को संरक्षण उपलब्ध करवाता है जो या तो आरोपी के साथ किसी भी रिश्ते में रह चुकी है, चाहे भाई के साथ, बहन के साथ, या एज ए पत्नी के रूप में किसी भी रिश्ते में रह चुकी हो या रह रही हो या किसी के साथ, मतलब कोई भी रिश्ता हो जिसमें सभी महिलाएं शामिल हो सकती है और वो किसी के साथ रह चुकी है या रह रही हो, दोनों शामिल हो सकती है। महिलाओं की शिकायत को ही न्यायिक प्रक्रिया का आधार मानकर मामले को 2 माह में निस्तारण किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि महिलाओं को शिकायत को ही न्यायिक प्रक्रिया का आधार मानते हैं। चलो ये तो होता है, लेकिन इसमें पूछने लायक बात यह है कि जो पीड़ित महिलाएं हैं, पीड़ित महिला के द्वारा जब शिकायत दर्ज करवाई जाती है, कौन सी शिकायत? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत जो शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो उसका निस्तारण कितने दिनों में किया जाता है या कितने समय में किया जाता है? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका निस्तारण 2 माह में किया जाएगा, या तो 60 दिन दिया जाएगा ऑप्शन में, या 2 माह में निस्तारण दिया जाएगा। इसका सही आंसर होगा 2 माह। और इसकी भी चर्चा हम उस सीरीज में कर चुके हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं। उसमें भी ये दे रखा है कि जो पीड़ित महिलाओं को द्वारा जो संरक्षण है, जो उनकी सुनवाई है, वो किस 2 माह में उसका निस्तारण किया जाएगा। महिलाओं को विभिन्न संरक्षण सुरक्षा उपलब्ध करवाना, निवास उपलब्ध करवाना व राज्य द्वारा न्यायिक खर्च वहन करवाना, यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें पहली बार कहा गया है कि महिलाओं को विभिन्न संरक्षण सुरक्षा उपलब्ध करवाना। जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो घरेलू हिंसा संरक्षण इस अधिनियम के तहत पीड़ित महिलाओं को संरक्षण, प्रोटेक्टेड किया गया था, संरक्षण व सुरक्षा उपलब्ध करवाना ये काम है, सरकार का काम है। उसको निवास उपलब्ध करवाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको निवास उपलब्ध करवाना तथा राज्य द्वारा न्यायिक खर्च वहन करना। जितना भी इसका न्यायिक खर्च आएगा वो राज्य वहन करेगा, पहली बात। तो दूसरा, उसको निवास भी उपलब्ध करवाएगा। अगर घरेलू हिंसा होती है जिसके तहत उसने घर छोड़ दिया हो तो उसको निवास उपलब्ध करवाएगा, उसको न्यायिक खर्च उपलब्ध करवाएगा, उसको संरक्षण सुरक्षा भी उपलब्ध करवाएगा। और इसमें जुर्माना व कठोर सजा के भी प्रावधान किए गए हैं। अब वर्तमान में जो नवीन संशोधन हुए थे, वो संशोधन क्या क्या हुए थे इस बारे में बात करते हैं। नवीन संशोधन क्या हुए थे? तो घरेलू हिंसा की परिभाषा में संशोधन हुआ था। पहली बात तो अभी हमने बात की थी, जिसमें शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार या धमकी के जरिए की जाने वाले उत्पीड़न को शामिल किया गया है। घरेलू हिंसा की परिभाषा में संशोधन किया गया। अब इसमें किस किस को शामिल किया गया, और यह वर्ड आपको सभी याद करना है, महत्वपूर्ण वर्ड है। शारीरिक को शामिल किया है, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार या धमकी के जरिए किसी की जाने वाले उत्पीड़न को शामिल किया गया।
इन सभी उत्पीड़न को शामिल किया गया है। शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनाओं तथा आर्थिक दुर्व्यवहार या धमकी के जरिए किए जाने वाले उत्पीड़न को इसमें शामिल किया गया है। महिला शब्द का दायरा भी इन्होंने बढ़ा दिया गया है। ये हमने पहले भी बात कर लिया कि महिला शब्द का इन्होंने दायरा बढ़ाया है, जिसमें पहले इसमें सिर्फ पत्नी होती थी, अब इसमें पत्नी के अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली, लिव इन पार्टनर्स या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली बहनों को भी शामिल किया गया है, विधवाओं को, माताओं को, एकल महिलाओं को भी शामिल किया गया है। मतलब अब इसमें कानूनी अधिकार, इन सभी को कानूनी अधिकार दिया गया है, जिसमें महिलाएं हैं, पत्नी हैं, लिव इन रिलेशनशिप, बहन, विधवा, माताएं, एकल महिलाएं, सभी को कानूनी संरक्षण के दिए गए। इसका मतलब सभी महिलाएं शामिल की गई इसमें। तो इसमें एक तो परिभाषा में संशोधन किया गया था, एक इसमें सभी महिलाओं को शामिल किया गया, महिला शब्द का दायरा बढ़ाया है उन्होंने, एक परिभाषा को शामिल किया गया उन्होंने, और तीसरा सुरक्षित आवास का अधिकार दिया गया है। अभी एक बात की थी, इसमें निवास उपलब्ध करवाएगा, सुरक्षा उपलब्ध करवाएगा, इनको सुरक्षित आवास का भी अधिकार इसी संशोधन के तहत दिया गया है। और अभी अगले में बात करते हैं, चौथा पॉइंट है, 3 पॉइंट हमने बात कर लिया है कि घरेलू हिंसा में परिभाषा में संशोधन किया गया है, महिला शब्द का दायरा बढ़ाया गया है और सुरक्षित आवास का अधिकार दिया गया है। और चौथे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो चौथा पॉइंट है, यह महिला की चिकित्सा परीक्षा, कानूनी सहायता व सुरक्षित आश्रय के लिए सहायता हेतु सुरक्षा अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह अधिनियम, इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण बात है चौथे में, यह बात क्या पॉइंट क्या कह रहा है कि महिलाओं की चिकित्सा परीक्षा या चिकित्सा परीक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाएगा, ये महिलाओं को कानूनी सहायता दिलाएगा, ये सुरक्षित आश्रय के लिए सहायता हेतु सुरक्षा अधिकारी व गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन होता है एनजीओ, जो एनजीओ चलते हैं वो होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, गैर सरकारी संगठन, उनकी नियुक्ति का भी प्रावधान ये करता है। सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान ये करता है, कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय और चिकित्सा परीक्षा के लिए। इसमें कठोर सजा 1 साल और 20,000 का जुर्माना, न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के उल्लंघन को गैर सरकारी गैर जमानती अपराध माना गया। यदि इसके तहत न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसको गैर जमानती अपराध माना गया। यदि न्यायालय कोई आदेश दे किसी के विरुद्ध और यदि उसकी उल्लंघन किया जाता है तो वो गैर जमानती अपराध माना जाता है। जैसे न्यायालय ने किसी को कह दिया है, घरेलू हिंसा पर किसी पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है, तो न्यायालय ने कह दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद में भी न्यायालय के आदेश का यदि उल्लंघन किया जाता है और वैसा होता है तो यह गैर जमानती अपराध माना जाता है। उसके बाद में उस जो शख्स को जो सजा दी जाती है उसमें जमानत नहीं होती है, तो गैर जमानती अपराध दिया जाता है और इसकी जो सजा है 1 साल या 20,000 का जुर्माना भी होता है। और इसमें पुरुष शब्द के स्थान पर व्यक्ति शब्द लाया गया है। एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें यह जरूरी नहीं है कि पुरुष शब्द ही या पुरुष ही अपनी बहन, माँ या फिर पत्नी, भाभी, विधवा किसी पर भी जो है हिंसा करेगा, घरेलू हिंसा के लिए बाधित करेगा। कभी भी यह नहीं लिखा हुआ कि पुरुष शब्द, इसमें व्यक्ति शब्द लाया गया है जो अपराधी में महिलाओं को भी शामिल करता है। इसमें व्यक्ति शब्द लाया गया है। और ये व्यक्ति शब्द क्यों लाया गया, ये संशोधन के तहत लाया गया था क्योंकि इस अधिनियम से पहले जब हिंसा होती थी तो पहले पुरुष को शामिल किया गया था, लेकिन अभी जब हिंसा होती है तो ये जरूरी नहीं है कि पुरुष होती है, क्योंकि जब बहुएं होती है तो सास के द्वारा बहुओं पर हिंसा की जाती है या बहुओं द्वारा सास के साथ हिंसा की जाती है या किसी के द्वारा अपनी भाभी पे हिंसा की जाती है। मतलब अलग अलग तरह की हिंसाएं हो सकती है। एक महिला दूसरी महिला के तहत घरेलू हिंसा कर सकती है। तो पहले क्या है, सिर्फ एक पुरुष को ही समझा जाता था। अब इस जो इसका संशोधन करके इसका दायरा बढ़ा दिया गया, पुरुष शब्द के स्थान पर इसको व्यक्ति शामिल किया गया। मतलब इसमें अपराधी में महिलाएं भी शामिल हो गई है, मतलब महिला भी अपराध नहीं कर सकती। तो इसमें जो पीड़ित के रूप में भी सभी महिलाएं शामिल, सिर्फ महिलाएं हैं, लेकिन जब जो अपराधी के रूप में महिला और पुरुष दोनों भी अपराधी हो सकते हैं इसके तहत। अब इस अधिनियम की कमियां क्या थी, इस कमियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस जो अधिनियम है उसकी कमियां क्या थी। जो ये घरेलू संरक्षण अधिनियम 2005 है जो लागू कब हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। उसकी कुछ कमियों के बारे में बात करते हैं। इसमें हमने प्रमुख बिंदु के बारे में बात की, इसके हमने जो है संशोधन के बारे में बात की थी, 6 संशोधन थे, कुछ बिंदु थे। अब इसकी जो कमियां है या आलोचना उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे संरक्षण अधिनियम की कमियां क्या है, लैंगिक रूप से न्यूट्रल उदासीन होने के बजाय ये पक्षपाती है। यह जो अधिनियम है, संरक्षण अधिनियम है, यह लैंगिक रूप से न्यूट्रल नहीं है। इसके मतलब ये इसके बजाय ये पक्षपाती है। कैसे पक्षपाती है,
जैसे झूठे मामलों की संख्या इसमें बढ़ी है कि बहुत सारा ऐसा बार होता है कि महिलाएं हैं, जो पति पत्नी हैं, जो अपने पति बहुत सारे झूठे मामले भी ऐसे दर्ज करवा देते हैं। जैसे सास है बहू के बारे में, बहू है या सास के बारे में, बहुत सारे ये घरों में चलती रहती है। इसमें जो बहुत सारे झूठे मामलों की संख्या इस सबसे बढ़ी है। ये एक संरक्षण की कमी है, क्योंकि उसने लैंगिक रूप से इसको उदासीन होने की वजह पक्षपाती है ये। मौखिक व्यवहार एवं मानसिक उत्पीड़न की निष्पक्ष सत्यापन असंभव है। इसमें मौखिक व्यवहार, जैसे मौखिक व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न की निष्पक्ष सत्यापन, जैसे मौखिक व्यवहार, जैसे बात के तहत किसी के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, या किसी को मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जाता है, किसी को मानसिक रूप से दबाव दिया जाता है, तो उसका जब सत्यापन असंभव है, जब वो पीड़ित महिलाएं शिकायत करती है, तो वो अब उसके पास में जो नहीं होता, प्रूफ नहीं होता है कि उसने घरेलू हिंसा किया, इसलिए उसी को आधार माना जाता है और इसके तहत झूठे मामले भी की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जो मौखिक व्यवहार है उसका कोई भी सत्यापन, निष्पक्ष सत्यापन नहीं हो सकता है। विवाहेतर बलात्कार शामिल नहीं है। इसमें एक सबसे बड़ी कमी यह है कि विवाह होने के बाद जो जो बलात्कार किया जाता है, पति द्वारा बलात्कार किया जाता है, वो इसमें शामिल नहीं किया गया था। पीड़ित के लिए आर्थिक मनोवैज्ञानिक का समर्थन तंत्र का अभाव है। पीड़ित के लिए आर्थिक व मनोवैज्ञानिक समर्थन तंत्र का इसमें अभाव दिया गया है। और पांचवी कमी है, जागरूकता बढ़ाने का पर्याप्त उपाय इसमें नहीं बताए गए। इस अधिनियम में जागरूकता बढ़ाने का पर्याप्त उपाय नहीं बताया गया। अब जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो हिंसा ग्रसित है, बहुत सारी पीड़ित महिलाएं हैं जिनके साथ हिंसा हो चुकी है, लेकिन वो बताती नहीं है, वो दबा के रखती है, तो मतलब कुछ ही मामले, बहुत कम मामले बाहर आते हैं। तो क्यों बाहर आते हैं? क्योंकि वो जागरूकता की कमी के बाहर, अभी तक बहुत सारी महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि उनके लिए कितने सारे कानून बनाए गए हैं, और कौन कौन से कानून है जो उनको बचा सकते हैं। उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है इन कानूनों के बारे में, इसलिए इसमें ये कमी है कि इसमें जागरूकता बढ़ाने का उपाय इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो अभी हमने इस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, महिलाओं के विरुद्ध है, वो घरेलू हिंसा जो है, वो घरेलू हिंसा क्या है, उसकी परिभाषा है, उसमें कौन कौन शामिल है, किस तरह का व्यवहार से घरेलू हिंसा हो सकती है, और घरेलू हिंसा जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था और कब लागू किया गया था। अधिनियम के कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में हमने चर्चा की थी। अधिनियम के कुछ बिंदु के बारे में हमने 5 बिंदु के बारे में हमने चर्चा की थी। और अधिनियम में जो वर्तमान में जो संशोधन हुए थे 6, उनके संशोधनों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में अधिनियम की जो कमियां और आलोचना, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके अलावा अब घरेलू हिंसा के जो कारण हैं उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये घरेलू हिंसा होते हैं, ये घरेलू हिंसा क्यों होते हैं, इनके क्या कारण है, इस पे भी हम अब चर्चा कर लेते हैं। तो ये एक तो इसका कारण है पितृ समाज, सत्तात्मक समाज। जो जैसे घरेलू हिंसा होती है तो क्यों होती है, इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है कि पितृ सत्तात्मक समाज होगा। पितृ सत्तात्मक समाज होने का मतलब है कि उस घर में या उस समाज में सिर्फ पिता की चलता है। पहले जब तक पिता होते हैं तो वो उसका मालिक होता है, या पति होता है, या फिर उसके में भाई होता है। मतलब पितृ सत्तात्मक समाज के कारण घरेलू हिंसा होती है। महिलाओं में तेजी से बढ़ती आर्थिक स्वावलंबन की प्रवृत्ति भी घरेलू हिंसा का कारण है। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबन होने की महिलाओं में प्रवृत्ति बढ़ी है। हर महिला ये सोचती है कि वो खुद जॉब करे, खुद बिजनेस करे और खुद पैसे कमाएं। तो खुद स्वावलंबन हो गए, मतलब आर्थिक रूप से स्वावलंबन की प्रवृत्ति आ गई है महिलाओं में, जिसकी वजह से घरेलू हिंसा बढ़ने लगी है। ये भी घरेलू हिंसा का कारण है। शैक्षिक व्यवस्था में लैंगिक न्याय को शामिल नहीं करना। जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, शैक्षिक व्यवस्था है, उसमें लैंगिक न्याय को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये घरेलू हिंसा होती है। नशे की प्रवृत्ति बढ़ना। अब नशे की प्रवृत्ति बढ़ना, आप सभी जानते हैं कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ना या शराब की लत होना, किसी भी घर में पति द्वारा या शराब की लत या कोई भी नशा करता हो, या भाई या पिता कोई भी नशा करके आता हो, आने के बाद में घर में लड़ाई झगड़े होता है, घर में हिंसा होती है, जिसके कारण घरेलू हिंसा होती है। तो इसका एक कारण है नशे की प्रवृत्ति होना। मीडिया की विभिन्न माध्यमों में बढ़ती अश्लील सामग्रियाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मीडिया के विभिन्न माध्यम, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जिसमें बढ़ती अश्लील सामग्रियाँ, जिसके कारण भी घरेलू हिंसा होती है। और महिला अधिकारों व समानता के प्रति बढ़ती जागरूकता, ये एक पॉइंट ये है। कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी तो होती है, लेकिन जिसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि वो समाज के अनुकूल नहीं होती है, जिसके कारण इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे महिला है जो अधिकारों व समानता के प्रति महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है, खुद के अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ी है, और महिला और पुरुषों में समानता के प्रति जागरूकता बढ़ी। लेकिन जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन जो समाज के संकीर्ण सोच के कारण उनका जो है वो घरेलू हिंसा भी बढ़ गई है।
क्योंकि जब महिलाएं जागरूक होने लगी है तो उस घर में या उन लोगों में घरेलू हिंसा भी बढ़ने लगी है। तो ये एक कारण है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, अगले वीडियो में हम जब पढ़ेंगे तो उसके 15-20 कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमने जो 5-6 जो कारणों की चर्चा की है, जैसे पितृसत्तात्मक समाज, महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन की बढ़नी प्रवृत्ति, शैक्षिक व्यवस्था में लैंगिक न्याय को शामिल नहीं करना, नशे की प्रवृत्ति, मीडिया की विभिन्न माध्यमों में बढ़ती अश्लील सामग्री और महिला अधिकार व समानता के प्रति बढ़ती जागरूकता। इसमें हमने 6 कारण के बारे में बात की है। अगले वीडियो में हम जब बात करेंगे तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके कारण, उसके निवारण, उसके है जो परिणाम, उसका निष्कर्ष, उसके सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे हम। घरेलू हिंसा में बहुत बड़ा टॉपिक है और घरेलू हिंसा है जो उसके बारे में हम सारा डिटेल में चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें कुछ, और अगले वीडियो में हम इससे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। राजस्थान पुलिस का जो ये पार्ट 10 जो प्रश्न का पार्ट है, महिला एवं बच्चों के विरुद्ध जो अपराध है, इसको हम पूरा पार्ट अच्छे से तैयार करेंगे। आप हर एक इसके बारे में जो वीडियो आप देखते रहिए, पूरा देखते रहिए, इसके बारे में अपने नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। हम हर एक पार्ट पे चर्चा करेंगे, जितने प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे ताकि आपके 10 के 10 प्रश्न इसमें से सही हो जाए।